नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हर्ष शाह, काइजन हॉस्पिटल अहमदाबाद से। आज मैं आपके सामने पेट के कैंसर यानी कि स्टमक कैंसर के बारे में बात करूंगा। स्टमक कैंसर पेट में होने वाले कैंसरों में एक सबसे जटिल कैंसर है। 2020 में लगभग 11 लाख लोगों को ये कैंसर हुआ था। इस कैंसर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। पेट का कैंसर स्टमक में होता है। स्टमक पेट के ऊपर वाले हिस्से में स्थित होता है। स्टमक में खाना अन्न नली यानी कि भोजन नली, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, उस पाइप के द्वारा जो गले को स्टमक से जॉइंट करती है, खाना वहाँ पहुँचाया जाता है। स्टमक के अंदर इस खाने को मिश्रित किया जाता है और पाचन प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जिसके लिए गैस्ट्रिक जूस एक महत्वपूर्ण भाग लेता है। स्टमक से आगे ये खाना छोटी आंत में चला जाता है, जहां खाने के पाचन की आगे वाली प्रक्रिया होती है। स्टमक कैंसर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? स्टमक कैंसर स्टमक के कोशों में से यानी कि सेल्स में से उद्भवित होता है। ये कैंसर स्टमक के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जिसमें जैसे कि फंडस, बॉडी, एंट्रम या फिर पाइलोरस वाले हिस्से में किसी भी हिस्से में से स्टमक कैंसर होता है। सबसे कॉमन, सबसे आम कैंसर जो स्टमक में होता है उसको एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। एडिनोकार्सिनोमा जो होता है वो स्टमक के सेल्स, स्टमक में से आगे उसके आसपास के लिम्फ नोड्स में, लिवर में, पेरिटोनियम में या फिर फेफड़ों में फैलने की प्रकृति रखता है। एडिनोकार्सिनोमा स्टमक के ग्रंथियां जो होती है, स्टमक की अंदर की त्वचा में जो ग्रंथियां रही होती है उसके अंदर में से उद्भवित होता है। स्टमक में कुछ और प्रकार के कैंसर भी होते हैं, जैसे कि लिम्फोमा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर और न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। इन सब का निदान और ट्रीटमेंट सब अलग अलग रहता है। स्टमक कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? उम्र के साथ साथ स्टमक कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। ये कैंसर होने की औषधन आयु 60 से 70 साल होती है। जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है स्टमक कैंसर का, वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरिया है जो स्टमक की अंदरूनी त्वचा में रहता है। ये बैक्टीरिया लंबे समय तक स्टमक में रहने के कारण स्टमक में सूजन और अल्सर होते हैं, और जिसको कुछ आगे जाके कुछ सालों में स्टमक में कैंसर होता है। इसका निदान करने के लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें एंडोस्कोपी और कुछ ब्रेथ टेस्ट और स्टूल टेस्ट भी अवेलेबल है। इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से होता है, जो बड़े आसानी से क्योर किया जाता है। जिन लोगों को पास्ट में स्टमक की सर्जरी हुई है या फिर पर्नीशियस अनीमिया या एक्लोरहाइडिया जैसी बीमारियां होती हैं, उनमें स्टमक कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। पर्नीशियस अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्टमक में विटामिन B12 का शोषण कम हो जाता है, जिसके कारण खून में रक्त कोशों की मात्रा कम होती है। एक्लोरहाइड्रिया बीमारी में स्टमक में एसिड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पाचन में असर होता है। स्टमक कैंसर कई बार वंशानुगत होता है, जो फैमिली में एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जेनेटिक माध्यम से ट्रांसफर होता है, पर इसके बहुत कम केसेस पाए जाते हैं। जो लोग खाने में ज़्यादा सॉल्ट का यूज़ करते हैं या फिर सॉल्टेड फूड यूज़ करते हैं, उनमें स्टमक कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। मोटापा, अधिकतम धूम्रपान करना, तंबाकू खाना और ज़्यादा अल्कोहल का सेवन भी इस कैंसर का कारण होता है। स्टमक कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? स्टमक कैंसर शुरुआत के चरणों में ज़्यादा लक्षण पैदा नहीं करता है। जब इसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं, तब ये ज़्यादातर तौर पर इसका चरण आगे बढ़ गया होता है। गौरतलब बात यह है कि इस कैंसर के जो लक्षण हैं, ये सामान्यतः जो एसिडिटी और पेट में अल्सर के लक्षण होते हैं उससे काफ़ी मेलजोल खाते हैं। इसी कारण इसका जो डायग्नोसिस है, निदान जो है, वो डिले हो जाता है। अगर हम आम लक्षणों की बात करें तो पेट में दर्द होना, खाने के बाद पेट का फूलापन लगना, पेट का भारीपन लगना, खाना गले में अटकना, मतली या उल्टी आना या फिर मल का काला रंग होना, ये सारे लक्षण स्टमक कैंसर की ओर निशानित कर रहे हैं। कुछ और लक्षण जो एडवांस स्टेज में पाए जाते हैं, जैसे कि वज़न कम हो जाना
या फिर थकान या कमज़ोरी महसूस होना, ये अंतिम चरणों में इस तरह के सिम्टम्स दिखाए जाते हैं। स्टमक कैंसर का निदान कैसे किया जाता है? इसका निदान करने के लिए एंडोस्कोपी से बायोप्सी की जाती है, जिससे इसका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस हो सकता है। एंडोस्कोप एक छोटी पतली हल्की सी लचीली ट्यूब होती है, जिससे स्टमक का अंदरूनी हिस्सा चेक किया जाता है। जिस हिस्से में ग्रोथ या ट्यूमर पाया जाता है, वहाँ से एक छोटा टिश्यू बायोप्सी के रूप में लिया जाता है, जो लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप के तहत चेक किया जाता है। इस टिश्यू के ऊपर कुछ बायोलॉजिकल मार्कर्स, ट्यूमर मार्कर्स के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि PD-L1, HER2 और MSI-H। इन मार्कर्स के द्वारा डॉक्टर ये डिसाइड कर पाते हैं कि पेशेंट्स के अंदर कीमोथेरापी या इम्यूनोथेरापी किस दर्जे की यूज़ कर सकते हैं और किस दर्जे की वो कारगर हो सकती है। पेट CT स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसमें पेट के अलग अलग कोनों से एक्सरेज किए जाते हैं और पेट के अंदर की तस्वीर को 3 डायमेंशनली बनाया जाता है, जिसके कारण पेट में रहा हुआ ट्यूमर, उसका शेप, उसकी साइज़ और उसका विस्तृतता, वो सब कुछ CT स्कैन से हमें पता चल जाता है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक ऐसा टेस्ट है जो उसमें एंडोस्कोप के सिर के ऊपर एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड का मशीन होता है। इसके इस्तेमाल से हमें स्टमक के कौन से स्तर तक ये कैंसर फैला हुआ है ये पता चलता है। इसके साथ साथ स्टमक के बाहर के हिस्सों में, या तो लिम्फ नोड में या लिवर में या एड्रिनल ग्लैंड में ये कैंसर कितना फैला हुआ है, उसका भी हमें पता चल सकता है। स्टमक कैंसर का स्टेजिंग करने के लिए PET स्कैन नामक एक टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में मरीज को इंजेक्शन के द्वारा एक रेडियो एक्टिव शुगर वाला पदार्थ दिया जाता है। शरीर के जो अंग रेडियो एक्टिव द्रव्यों को टेक करते हैं, यानी कि जो ज़्यादा ऊर्जा बनाते हैं, जैसे कि दिमाग, हृदय और किडनी, उसमें ये पदार्थ अच्छे से टेकअप होता है और उसके साथ साथ कैंसर के सेल्स भी इस पदार्थ को लेते हैं और जिसको हम PET स्कैन के मार्फत डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा हमें ये पता चल सकता है कि ये कैंसर पेट के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों में फैला है कि नहीं। एक और टेस्ट है जिसको लैप्रोस्कोपी कहते हैं, जो CT स्कैन और PET स्कैन के अलावा अगर हमें कई बार पेट में अगर छोटा कैंसर का हिस्सा बहुत छोटा है, जो CT स्कैन और PET स्कैन में कई बार डिटेक्शन में नहीं आता है, जिसको हम लैप्रोस्कोपी, वो एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसमें मरीज को एनेस्थीसिया में लिया जाता है और पेट में दूरबीन से पेट की अंदरूनी त्वचा को देखा जाता है। इस टेस्ट से हम कई बार देखते हैं कि जो केसेस में हमें PET स्कैन और CT स्कैन से कैंसर नहीं मिलता है, वो लैप्रोस्कोपी से हमें उस कैंसर का स्टेज पता चल जाता है और मरीज का ट्रीटमेंट हम चेंज करते हैं इन केसेस में। तो आज के इस सेशन में इतना ही। हम आगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। धन्यवाद।